हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैं 12 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये लेक्चर नंबर 13 है और जो भी लेक्चर मैंने अपलोड किया उसके मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। जो भी मैथ्स की वीडियो थी, मैथ्स का भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और मैथ्स के जो बचे हुए वीडियो हैं वो जून अटेम्प्ट के लिए अभी बहुत जल्द कल या परसों से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अकाउंट्स का जो लेक्चर था ये भी जून अटेम्प्ट के लिए, जून 2021 के लिए 12 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और 13वां लेक्चर मैं ये अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया पहले उसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा आपको प्योर अपना स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाऊंगा। स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल के जितने भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट वाइज ही चलेंगे, क्योंकि अगर आपको सीए, सीएमए, सीएस किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपको सच में कोई भी इंटर, फाइनल या फाउंडेशन पास करना है तो पहले आपको उसका स्टडी मटेरियल का प्रेफरेंस देना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट करो, स्टडी मटेरियल कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो। अगर रिवाइज हो जाए फिर भी आपका बहुत सारा सफिशिएंट टाइम है तो उसके बाद आप कोई और बुक रेफर करो। पहले स्टडी मटेरियल कवर करो, उसको 4 बार रिवीजन करो, उसके बाद ही कुछ सोचना। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तक हमने 12 लेक्चर में क्या कवर किया, तो देखो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना यूनिट 1.1 अकाउंटिंग बेसिक्स। अब अकाउंटिंग बेसिक में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़ लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल ट्रांजेक्शन, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये सारी चीज हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज हमने पढ़ ली है। 1.3 हमने क्या कर डबल एंट्री सिस्टम कर लिया है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक और जनरल। जनरल तक हमने लेक्चर नंबर 12 में जनरल कवर कर लिया था। आज ये लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेजर, और नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। तो 2 टॉपिक और रहता है 1.3 से, लेजर और ट्रायल बैलेंस, जो हम आने वाले 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो डेप्रिसिएशन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो, लेजर का मतलब क्या होता है। लेजर का मतलब सिंपली बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जिसमें अपने सबके अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं। देखो, अकाउंट मतलब सिंपल एक अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और लेजर मतलब सबके अकाउंट्स को हम बुक्स ऑफ लेजर बोल देते हैं। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लेजर बोल देते हैं। लेजर बनाना आप बहुत सिंपल है, आपने पहली क्लास 11th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी अगर जो टॉपिक दिया इस बुक में उसके हिसाब से हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधा हम आते हैं अपने बुक पे, और जो हमारी बुक है इसमें पेज नंबर 45 से हमारा लेजर स्टार्ट है। तो पहले अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें देख लो कौन सी, अगर न्यू अपडेटेड बुक है तो इसमें हमारा 45 से स्टार्ट है। ठीक है, तो सीधा हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 45 पे आते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखो, लेजर अकाउंट क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा द बुक विच कंटेन अकाउंट्स इज नॉन इन द लेजर। कह रहा है कि जिस बुक में अकाउंट बना होगा उसको हम लेजर बोलते हैं। जिस बुक में अकाउंट बनाया गया है उसको हम लेजर बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि देखो, अकाउंट और लेजर में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक आपने कैश अकाउंट बनाया तो ये लेजर है कि अकाउंट है। सर, ये अकाउंट भी है और लेजर भी है। ठीक है, तो ये कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सारे अकाउंट है, लेकिन इन सबको अगर एक साथ बोला जाए तो इनको हम बोलेंगे लेजर। यानी जिस जिस बुक्स में सबके अकाउंट बने होते हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। यहाँ क्या बोला, देखो, द बुक विच कंटेन अकाउंट इज नॉन एज लेजर। वो बुक, जिस बुक में अकाउंट बने होते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, बट अकाउंट क्या होता है फिर? अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हम, अकाउंट की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ बोला गया अकाउंट का डेफिनेशन मैंने साइड में लिख दिया। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। कह रहा है कि अकाउंट उसको कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन को अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, यानी एक हेड ऑफ अकाउंट के अंदर उससे रिलेटेड अगर हम सारी एंट्री वहां कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं अकाउंट। बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट बनाया है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, परचेज अकाउंट बना दिया। देखो, मैं बना देता हूँ एक सिंपल सा नॉर्मल टी शेप में बना देता हूँ। ये हमारा लेट सपोज परचेज अकाउंट है। अब जरा मुझे बताओ कि इस परचेज अकाउंट में क्या एंट्री की जाएगी। तो सर, इसमें हम सिर्फ करेंगे कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, ओनली रिलेटेड टू परचेज। सिंपल सी बात है, क्योंकि सर ये परचेज अकाउंट है तो इसमें आप सिर्फ वही एंट्री करोगे जो परचेज से रिलेटेड है। अगर सर सेल अकाउंट बनाए तो उसमें सिर्फ वही एंट्री करेंगे जो सेल से रिलेटेड है। यानी क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। क्या बोला है, इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, यानी ये हो गया हेड। एक हेड ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं अकाउंट। एक पर्टिकुलर हेड के अंदर यानी सेल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे एंट्री की है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं अकाउंट।
यानी सिंपली ये सेल अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है, एज इट इज कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के अंदर अब ये देखो कैश अकाउंट, ये क्या बन गया, एक पर्टिकुलर हेड, यानी हेड किसका है, कैश का, यानी हेड जो है यानी हेडलाइन किसकी है, कैश की है। अब इसमें कौन सी एंट्री की जाएगी, इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड अगर हमने एंट्री यहाँ कर दी तो एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, मतलब एक हेड के अंदर सारी एंट्री हमने कर दी उससे रिलेटेड, तो वो एक अकाउंट बन जाएगा, तो ये कैश अकाउंट बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अकाउंट समझ में आ गया हो। बाकी आपने उसको बनाना तो सीख ही रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार और सीख लेंगे। तो ये हमारा अकाउंट होता है, ठीक है सर, अकाउंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट बहुत इजी है, आपने बहुत बार देख रखा है। ये देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ हमारा लेजर अकाउंट, मतलब जिसका आप अगर आप कैश लिख दोगे तो ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पे आप परचेज लिख दो तो परचेज अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पे आप सेल लिख दो तो सेल अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। मतलब फॉर्मेट तो अकाउंट का सेम ही होता है, बस ऊपर जो आप हेड लिख दोगे उसका बन जाएगा। सबसे पहले डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, जेएफ होता है, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। सिंपल है। आप लोग जो बनाते हो अकाउंट कुछ ऐसा बनाते हो, यहाँ पे आप लोग डेट लिखते हो, फिर पर्टिकुलर लिखते हो, फिर यहाँ पे आप लोग अमाउंट लिख देते हो, फिर डेट लिखते हो, फिर पर्टिकुलर लिखते हो, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखते हो। लेकिन इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा दिया हुआ है जेएफ। तो देखो जेएफ का कॉलम अगर फॉर्मेट वाइज चले तो बनाना सही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे एलएफ होता है जनरल में, ऐसे जेएफ होता है लेजर में। जेएफ मतलब जनरल फोलियो और एलएफ मतलब लेजर फोलियो। जब मैंने एलएफ जेएफ ये सारी चीजें मैंने जब पढ़ाई थी, जब मैंने जनरल एंट्री पढ़ाया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या मतलब होता है, इस कॉलम में क्या एंट्री करनी होती है। देखो जेएफ का मतलब था जनरल फोलियो। जनरल फोलियो का मतलब किस जनरल से यहाँ पे एंट्री ट्रांसफर हुआ है, मानी रेफरेंस नंबर यहाँ दिया होता है। और जो हम जनरल अकाउंट में जो हम एक जनरल जब बनाते हैं तो उसमें एक हम कॉलम बनाते हैं एलएफ का। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, यानी जब जनरल बनाते हैं तो वहां पे एलएफ में रेफरेंस होता है किस लेजर में ट्रांसफर हुआ है, और जब लेजर बनाते हैं तो वहां पे रेफरेंस लगता है जेएफ का, यानी किस जनरल से आया है। यानी इस अकाउंट में रेफरेंस जनरल का और इस अकाउंट में रेफरेंस लेजर का, ठीक है। तो इसलिए एलएफ और जेएफ का ये कॉलम बनाना होता है। तो सर हम क्या करें, आप चाहो तो बना सकते हो और उसको ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि उसमें आपको जेएफ और एलएफ नंबर तो आपके क्वेश्चन में दिए नहीं होंगे। सर नहीं बनाएंगे तो चलेगा, जनरल में बनाना ही बनाना है, लेजर में नहीं भी बनाओगे ये कॉलम तो चल जाएगा, लेकिन बना दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा सर अब बात करते हैं कि ठीक है, हमें ये बात तो समझ में आ गई लेजर क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो हमें पहले से पता था। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे आपको इस फाउंडेशन में ये पढ़ना है कि लेजर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यही चीजें आपको पढ़नी है। अब देखो लेजर को प्रिपेयर करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। लेजर को कैसे प्रिपेयर करना है, आपके पास दो तरीका है और दोनों तरीका आपके बुक में दिया हुआ है। पहला जो तरीका है ये यहाँ है लेजर पोस्टिंग थ्रू जनरल, यानी जनरल के थ्रू आपको लेजर पोस्टिंग कैसे करनी होती है। और दूसरा है लेजर पोस्टिंग थ्रू सब्सिडरी बुक्स, यानी सब्सिडरी बुक्स के बाद आपको जनरल लेजर कैसे बनाना होता है। दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले हम आते हैं अपना जनरल के बाद लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, आ जाओ। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल आपने पढ़ रखा हो, ठीक है। इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा लेजर से मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। तो देखो अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस हम उसको कहते हैं जिस प्रोसेस में अकाउंटिंग की जाती है, यानी कि कोई भी काम करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कुछ भी शुरू कर दो। सपोज करो अगर एक किसी कंपनी को एक कार मैन्युफैक्चर करना है तो पहले उस कार का डिजाइन बनेगा, सिंपल सी बात है। फिर उसका भाई रॉ मटेरियल हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। फिर उसका हम क्या करेंगे, उसका ढांचा बनाएंगे, फिर टायर बनाएंगे, फिर पहले हम टायर लगाएंगे, फिर ऊपर की चीजें लगाएंगे, या जो भी है। मतलब एक प्रोसेस होता है। जब तक आप प्रोसेस में काम करोगे तभी वो काम सही होगा, अदरवाइज आप प्रोसेस में काम नहीं करोगे तो काम गलत हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप बिना डिजाइन का आप कार बनाना शुरू कर दो, भाई पहला स्टेप ही आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा। कैसा कार बनाना, ट्रक बनाना, मारुति बनाना है, वैगनर बनाना है, क्या बनाना है, बात समझ में आ रही है। तो हर चीज की एक प्रोसेस होती है, तो अकाउंटिंग करने का भी एक प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। अब सर आप ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो अकाउंटिंग प्रोसेस, ये तो पहले आपने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो
अब अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करना होता है, तो सबसे पहला जो काम आता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। यानी सबसे पहली जो चीज होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को आइडेंटिफिकेशन की जाती है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हुआ है, पहला काम तो यही है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, यानी जो आपने ट्रांजैक्शन किया वो फाइनेंस से रिलेटेड है या नहीं है। आपने कहा सर हाँ है, यस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो दूसरा काम होता है मेजरिंग देम इनटू टर्म्स ऑफ मनी। अब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो फिर इसको फाइनेंस में कन्वर्ट करो, फिर इसको क्या करो, फाइनेंस में कन्वर्ट करो। जब आपने उसको फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया तब आता है उसका काम रिकॉर्डिंग का। उसके बाद अकाउंट बोलता है रिकॉर्ड करो। मतलब ये प्रोसेस है, पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा और फिर ये काम आपको करना पड़ेगा। अब जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो देखो रिकॉर्डिंग दो जगह की जाती है। आपके पास ऑप्शन है, दोनों जगह करना कंपलसरी नहीं है, कोई एक जगह ही किया जाता है। ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग इनटू जनरल। यानी या तो आप क्या करोगे, जब रिकॉर्डिंग की बारी आएगी उसको, तो आप या तो उसको जनरल में रिकॉर्ड करोगे, या दूसरा है हमारे पास क्या, रिकॉर्डिंग इनटू सब्सिडरी बुक्स। क्या है, रिकॉर्डिंग इनटू सब्सिडरी बुक्स। सर अगर हम दोनों में करें तो आप सबसे बड़े बेवकूफ, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप करते रहो जो भी करना है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस होता है, किसी एक में ही करता है, या तो जनरल में करता है या सब्सिडरी बुक्स में करता है। सर जनरल और सब्सिडरी बुक में क्या डिफरेंस है, पहले पढ़ा चुका हूँ। सर जनरल में एंट्री करने से क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, क्या एडवांटेज की क्या डिसएडवांटेज, और सब्सिडरी बुक्स में अगर हम एंट्री करेंगे तो उससे क्या फायदा है, क्या लॉस है, ये भी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये सब पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने जनरल और सब्सिडरी बुक्स पढ़ाया था उसमें सब पढ़ा दिया था। ठीक है, अच्छा सर दोनों एक ही है क्या, हाँ, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, दोनों में थोड़ा सा सिमिलर है, कुछ डिफरेंस भी है, लेकिन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। या तो यही बनाओगे या तो यही बनाओगे, दोनों बनाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम बहुत है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लीज मैं पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार देख लेना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने वो सारी चीजें आती हैं, आपने देख रखी है। तो अब देखो, आपने कहा कि सर अगर हमने जनरल में कर दिया तो हो सकता है कि आपने रिकॉर्डिंग जनरल में एंट्री में जनरल में किया हो, और हो सकता है कि आपने रिकॉर्डिंग किस में की हो, सब्सिडरी बुक्स में की हो। तो यहीं से आपका दो चीज स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने रिकॉर्डिंग किस में किया है, जनरल में किया है, अगर आपने रिकॉर्डिंग किस में किया है, जनरल में किया है, तो उसकी कुछ और एंट्री बनाओगे आप लोग। क्योंकि आपने अगर रिकॉर्डिंग जनरल में कर दिया है तो जनरल से लेजर में जाने का तरीका कुछ और है, और सब्सिडरी से लेजर में जाने का तरीका कुछ और है। अब देखो हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग इनटू जनरल। तो जब जनरल के बाद हम लेजर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम जनरल एंट्री। यानी हम जो लेजर बना रहे हैं, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, जनरल एंट्री के थ्रू कर रहे हैं। और अगर आपने सब्सिडरी बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली तो सब्सिडरी बुक्स के बाद ही आप लेजर ही बनाओगे, तो उसको हम बोलेंगे पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। यही आपके पास दो टॉपिक है जो मैंने आपके बुक में दिखाया। हमारे बुक में दो टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है कि हमें पोस्टिंग इनटू जनरल थ्रू पोस्टिंग इनटू लेजर थ्रू जनरल, मतलब जनरल के थ्रू हम लेजर कैसे बनाते हैं। और सेकेंड टॉपिक का नाम है पोस्टिंग इनटू लेजर थ्रू सब्सिडरी बुक्स। तो यही दो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमारा लेजर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि हम जनरल एंट्री के थ्रू लेजर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल इजी है। अगर आपको जनरल एंट्री बनाना आता है तो लेजर आप बिल्कुल यूं बना सकते हो 2 सेकंड के अंदर। और अगर आपको जनरल एंट्री बनाना नहीं आता तो पहले प्लीज आप जनरल एंट्री सीख लें। जनरल एंट्री कैसे बनाना है मैंने आपको पढ़ा रखा है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जनरल एंट्री बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक का हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम 3 गोल्डन रूल भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। और एक को हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अगर बात करें ट्रेडिशनल की तो ट्रेडिशनल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो है इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी थी। ठीक है, अच्छा मॉडर्न को हमने क्या किया, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस उसका डेबिट है तो इंक्रीज होगा तो इसलिए डेबिट होगा। ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें बहुत ही डिटेल में, ये डेबिट बैलेंस ही क्यों होता है, क्रेडिट बैलेंस ही क्यों होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट ही क्यों होगा, क्रेडिट क्यों नहीं होगा, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, कौन कौन से अकाउंट नहीं आते हैं, ठीक है, सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि क्या रूल्स है। बाकी आपको वो वाली वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा सर, लायबिलिटी का क्या होता है? अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल का याद करना है तो इसको कर लो AE, वॉवेल का 2 फर्स्ट, एसेट और एक्सपेंस, और इसको कर लो LIC। ठीक है, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और वॉवेल का 2 फर्स्ट AE, एसेट और एक्सपेंस, ये इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो ये इस मेथड से आप जर्नल एंट्री बना सकते हो। दोनों में कौन सा इजी है? बेसिक मॉडर्न वाला इजी है। आपको जो अच्छा लगता है आप मॉडर्न से बनाओ, या आपको अगर ये लगता है ट्रेडिशनल या गोल्डन अच्छा लगता है तो आप उससे बनाओ। एंट्री आपको बनानी पड़ेगी चाहे आप कोई सा अप्रोच फॉलो करो। एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जिससे आप बनाना बना लो। बनाने के बाद वो कोई नहीं बता सकता कि किस अप्रोच को ध्यान में रख के ये एंट्री बनाई गई है। ठीक है ना? तो अब देखो हम सीधा आते अपनी बुक पे, और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 कहता है कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 का लेजर बना के दिखाओ। तो पहले उसकी जर्नल एंट्री तो बनानी आनी पड़ेगी ना। तो पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर उसका हम लेजर में आपको बना के दिखा दूंगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट एंट्री की, तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो हुआ है 2015 अप्रैल 1 को हुआ है। आप लोग जनरल का फॉर्मेट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। विकास एंड बभवी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, और एक ने लगाया 5 लाख रुपीज और एक ने लगाया 2,50,000 रुपीज। तो टोटल कैश कितना आएगा बिजनेस में? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 7,50,000। ठीक है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 विकास कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज टू 2,50,000। ठीक है, अब बात आती है कि सर नरेशन क्या लिखेंगे? तो नरेशन लिख सकते हो, बीइंग विकास एंड मिसेस बेबी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल विथ कैश रुपीज 5 लाख एंड 2,50,000 ईच। ठीक है ना, ये हमारा हो गया नरेशन। अब आती है अब अगर ये देखो एंट्री मैंने कर दी, अगर मैं बात करूं कि सर इसका लेजर कैसे बनेगा, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट ऐसे बना दो, इस साइड होता है डेबिट और इस साइड होता है क्रेडिट। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, जरा मुझे बताओ यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने लाख से? 7,50,000 रुपीज से। तो बहुत सिंपल है, आपने जो कैश अकाउंट बनाया है उसमें किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि देखो ना, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी डेबिट साइड। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि सर डेबिट साइड होगा क्रेडिट साइड। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे विकास का कैपिटल अकाउंट बनाता तो विकास कैपिटल अकाउंट बनाता तो किस साइड एंट्री होती? तो अगर आप विकास कैपिटल अकाउंट बनाते तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे विकास कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो विकास कैपिटल अकाउंट में ये हो डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो किस साइड एंट्री करते? तो सर मैं क्रेडिट साइड एंट्री करता। तो पहले साइड पहचानो कि किस साइड एंट्री करनी है हमें, तो आपको एंट्री देख के समझ में आ जाएगी। अच्छा सर, वैभवी कैपिटल अकाउंट में, तो अगर इसका भी कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वो भी इसमें भी किस साइड एंट्री होगा? तो क्रेडिट साइड एंट्री होगा, मतलब यही एंट्री होगा। तो पहली बात तो साइड समझ में आ गया कि इसका डेबिट साइड होगा, इसका क्रेडिट साइड होगा और इसका भी क्रेडिट साइड होगा। अब बात आती है कि सर अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? तो सिंपल जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर हो रहा है। कितने से हो रहा है? मतलब कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो कितना अमाउंट से डेबिट हुआ है? तो सर 7,50,000 से। तो जो कैश अकाउंट डेबिट साइड एंट्री होगा कितने से? 7,50,000 रुपए से। अब यहाँ पे क्या लिखना भी समझाऊंगा, पहले ये तो समझ में 7,50,000 रुपए डेबिट होगा। अच्छा सर, विकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से, तो विकास का कैपिटल अकाउंट किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। कितने से? अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख रुपए। वैभवी कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है? तो ये भी सर क्रेडिट हो रहा है 2.5 लाख से। तो यहाँ पे वैभवी कैपिटल अकाउंट में किस साइड एंट्री की जाएगी? क्रेडिट साइड। देखो डेबिट क्रेडिट तो साइड सबका सेम ही होता है, तो यहाँ पे किस साइड एंट्री की जाएगी? 2,50,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, यानी जो भी जिस अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हो उस अकाउंट के सामने जो भी अमाउंट है वही अमाउंट वहां पे जाएगा। देखो कैश में आया है 7.5 लाख रुपए, वैभवी में आया 2.5 लाख रुपए और विकास में आया है 5 लाख रुपए। अब आता है कि सर यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? सिंपल, यहाँ जो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैश अकाउंट जो यहाँ पे डेबिट हुआ है उसका रीजन क्या है? आखिर क्यों कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है? तो सर विकास और वैभवी के वजह से। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि अगर विकास और वैभवी क्रेडिट नहीं होता तो ये डेबिट भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे, देखो सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपए, ठीक है, ध्यान देना, हो गया, बस छोड़ दिया मैंने। तो क्या कोई एंट्री है? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं है। ये जो कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है?
डेबिट का मतलब क्या है? कैश अकाउंट को डेबिट कब करते हैं? सर ये एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है तब डेबिट करते हैं। इसका मतलब कहीं से पैसा आया है, तो कहाँ से आया है? कोई तो रीजन होगा, टू सेल होगा या टू कैपिटल होगा, टू लोन होगा, टू डेटर होगा, कोई तो रीजन होगा ना। मतलब ये कैश अकाउंट जो डेबिट हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो है। जब तक वो रीजन नहीं होगा तब तक ये अकाउंट डेबिट ही नहीं हो सकता। कैश आया तो कहाँ से आया? तो वही सिंपल है ना, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, मानता हूँ, लेकिन क्यों डेबिट हुआ है? तो सर विकास और वैभवी के कैपिटल की वजह से। अगर ये दोनों कैपिटल नहीं लगाते तो कैश हमारा डेबिट होता ही नहीं। वही मैं कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट में डेबिट साइड तो एंट्री करेंगे, किसके नाम से, किसके वजह से? कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं, आखिर क्यों? तो मैं लिखूंगा टू विकास। सर विकास का कैपिटल की वजह से कितना? 5 लाख रुपए। सर आपने तो 7.5 कहा था, अभी देखो तो सही। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्यों? टू वैभवी कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा? टू वैभवी कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,50,000। तो टोटल कैश अकाउंट डेबिट हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। कितने अमाउंट से डेबिट हुआ? 5 लाख यहाँ पे और 2.5 लाख यहाँ पे, टोटल 7.5 लाख तो आ रहा है। यानी कैश अकाउंट में जो हम एंट्री करेंगे इन दोनों की करेंगे, और वैभवी अकाउंट में एंट्री करेंगे कैश का, और विकास में भी करेंगे कैश का। पहले कैश समझ में आया कि नहीं बताओ, कमेंट करके बताना मेरे को ये चीज समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल मैं ये एज्यूम करके समझा रहा हूँ कि आपने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं लेजर क्या होता है। अगर आपने बिल्कुल अगर साइंस से पढ़ के आए हो या आपने कुछ नहीं पढ़ा 11th 12th में, आपको ये तक नहीं पता लेजर कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं उस से समझा रहा हूँ कि आपने एकदम जीरो स्टार्टेड किया है, ठीक है ना? जैसे मैं 11th वालों को समझा रहा हूँ वैसे समझा रहा हूँ आपको। तो ये चीजें हो गई, ये मैंने कैश अकाउंट में एंट्री कर दी। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं इन दोनों के अकाउंट की, विकास का और वैभवी का। अब सर ये देखो जरा, यहां पे जो हुआ है, क्या हुआ है? विकास का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5 लाख रुपए से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्या विकास का कैपिटल अकाउंट वैभवी की वजह से क्रेडिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो खुद क्रेडिट हो रहा है वैभवी का कैपिटल अकाउंट। ये जो दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उसका सिंगल रीजन ये है कैश। अगर कैश डेबिट हो रहा है तब ये दोनों क्रेडिट हो रहा है। अगर मैं कैश को यहां से रिमूव कर दूं तो ये फिर दोनों ऐसे रह जाएंगे। मैंने कहा कि विकास का कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्यों हुआ भाई? क्योंकि कैश आया। अगर कैश नहीं होता था कैपिटल, मतलब दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, एक हुआ तो ही दूसरा हो रहा है ना। तो ये कैश वैभवी, ये क्या कर दिया, ये जो मेरा है विकास का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो जो विकास का कैपिटल अकाउंट है किस साइड एंट्री करूंगा? किस साइड एंट्री करूंगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड एंट्री करूंगा। और रीजन क्या आएगा? अब देखो डेबिट साइड हम लिखते हैं टू, किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई। डेबिट साइड लिखेंगे टू और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई। तो बाई कैश अकाउंट। तो सर अमाउंट कितना आएगा? आपने कैश लिख दिया तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 7.5 लाख। नहीं भाई, अमाउंट आएगा 5 लाख, क्योंकि ये 5 लाख ही क्रेडिट हुआ है। रीजन कैश है लेकिन अमाउंट तो वही आएगा। तो अगर मैं इस एंट्री को रीड करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा? विकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से? बाई कैश। यहाँ पे देखो विकास का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से? बाई कैश, कैश के द्वारा। बहुत सिंपल है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ? वैभवी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो मैं वैभवी का कैपिटल अकाउंट जब यहाँ बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड। रीजन क्या आएगा मेरा? बाई कैश। बाई कैश कितना? 2,50,000 रुपीज। तो ऐसे ही हमें जितने भी हमने जर्नल एंट्री बनाई है उसको किसी न किसी लेजर में डेबिट या क्रेडिट साइड लिख देंगे दूसरे सामने वाले के नाम के थ्रू। ये मेरा बन गया। अब बताओ इससे इजी कुछ है? बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक दो एंट्री और पास करते हैं, फिर हम सबका लेजर, अभी तो मैंने रफली समझा है, इन सबका लेजर बना के मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट एंट्री की बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, रफ नहीं करूंगा। तो देखो क्या लिखा है, हमने अप्रैल 10 को बाउट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000, बिल नंबर इतना। देखो हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, एंट्री क्या बनेगी? तो सर फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना?
25,000। और हमारा कैश जाएगा तो कैश क्या होगा, देखो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, अभी बताया मैंने मॉडर्न में। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है। एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ठीक है ना। अभी सर बिल नंबर का क्या करना है, चाहो तो आप अगर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऐसे बना सकते हो जिसमें आप एक वाउचर नंबर या बिल नंबर का कॉलम भी बना सकते हो। यहाँ पे वाउचर नंबर का कॉलम बना लेना और इसमें लिख देना कितना 2015 F3 जो भी है, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का अमाउंट डाल देना। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अगर इसका हम लेजर बनाएंगे तब कहाँ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो अगर आप इसका लेजर बनाते हो तो किस साइड एंट्री की जाएगी, ये लेट सपोज फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट। क्यों डेबिट हुआ है सर, कैश की वजह से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, टू कैश। सर टू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डेबिट साइड टू लिखा, ज्यादा भी बताया वैसे मैंने। तो यहाँ पे आएगा 25,000। अगर सर मैं कैश अकाउंट बनाऊं तो कैश अकाउंट तो शायद हमने पहले ही ऊपर बना रखा था। इधर देखो कैश अकाउंट बनाया है कहीं क्या, हाँ ये रहा, देखो ये रहा, हमने कैश अकाउंट बनाया। तो इसी में एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से, कैश अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। यानी कैश अकाउंट क्रेडिट तभी हुआ है क्योंकि फर्नीचर डेबिट हुआ है। तो ये देखो कैश अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड एंट्री करूंगा, किसकी वजह से, बाई फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, ये वाला कैश के सामने वाला, फर्नीचर में फर्नीचर के सामने वाला, कैश में कैश के सामने वाला, ये आएगा 25,000। ठीक है ना। तो ऐसे ही बनाना है आपको लेजर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया हो। अब हम फटाफट अपना स्पीड बढ़ाते हैं और सारी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर सबका मैं लेजर आपको एक साथ बना के दिखा दूंगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अगर आपने नहीं लिखना है इसमें से कुछ तो आप वीडियो पॉज करके पीछे बैक करके लिख लेना। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, ये लो मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया, इसको थोड़ा अच्छा दिखेगा। लो, तो ये हमने एंट्री बना ली। अगर अब बात करें कि सर इसका हम वो क्या करेंगे, नरेशन, तो लिख लेना बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 11 को, ओपन अ करंट अकाउंट विद पीबी नेशनल बैंक, डिपॉजिट 1 लाख रुपए। हमने करंट अकाउंट ओपन किया। देखो करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस के लिए होता है, यानी बिजनेस का अकाउंट ओपन कराया है, उसमें डिपॉजिट कितना कर दिया, 1 लाख रुपए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज होगा डेबिट और जो एसेट डिक्रीज होगा वो क्रेडिट। नरेशन क्या लिखना, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट विथ पीपी नेशनल बैंक। ठीक है, उसके बाद हमारा है 15। तो अप्रैल 15 की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 15 में क्या एंट्री है, पेड ऑफिस रेंट 15,000 बाई चेक। किसको दिया है, कोई मतलब ही, चेक के द्वारा दिया है। तो हमारा ऑफिस रेंट क्या, एक्सपेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट है ना। और हमारा जो हमने चेक के थ्रू दिया तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी जहां भी चेक की बात करेगा वहां हम किसको इंसर्ट करेंगे, बैंक को। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। कितना, 15,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग चेक पेड, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अगर मैं उसका नेक्स्ट एंट्री की बात करूं तो यहां पे क्या है, अप्रैल 20। अब अप्रैल 20 में क्या लिखा है, बाउट मोटर कार वर्थ 4,50,000, 4,50,000 रुपए का हमने एक मोटर कार खरीदा था मिलेनियम मोटर से, बाय मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक। और हमने उसको 50,000 रुपए का तो चेक दे दिया डाउन पेमेंट के थ्रू, और बाकी हमने क्या किया, एचएच बैंक से लोन ले लिया और लोन लेके उसको दे दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो सिंपल है बहुत। देखो सबसे पहले आपके पास तो मोटर कार आएगा, और मोटर कार आपके लिए क्या है, एसेट है। तो अब क्या करोगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट कितना, 4,50,000 टू, आपने पैसे जो बैंक से दिए वो बैंक डिक्रीज हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना, तो सर 50,000 रुपए का चेक तो हमने बैंक से दे दिया, और जो पैसा आपने नहीं दिया वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, यानी उधार बन जाता है। किससे, मिलेनियम मोटर से। तो अगर आप ऐसा लिखते, देखो अभी लिखना नहीं बता रहा हूं, तो आप यही लिखोगे कि सर मिलेनियम 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपने मोटर कार परचेज किया, आपने कुछ पैसे दे दिए, कुछ आपके उधार है। लेकिन आपके पैसे उधार नहीं है,
आपने उसको लोन के थ्रू चुका दिया, तो यहाँ पे भाई मिलेनियम मोटर नहीं आएगा, क्योंकि उसके यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं पैसा आपके। मिलेनियम मोटर के पास आपका क्या कोई क्रेडिट है क्या? नहीं सर, उसको तो हमने पैसे दे दिए थे बैंक से। हाँ, बैंक के पास हमारी एक लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे जो आपने 4 लाख रुपए लोन लिया और बैंक से और उसको दे दिया, तो आपके पास मोटर कार आ गया। एक आपने जो पैसे कैश में दे दिए और जो बचे हुए थे आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी इस कंपनी का नहीं बनेगा, लायबिलिटी बैंक का बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? एच बैंक लोन अकाउंट। कितने लाख रुपए? 4 लाख रुपए। अब इस एंट्री को अगर रीड करेंगे तो क्या मतलब बनता है? हमने 4,50,000 का मोटर परचेज किया, जिसमें से 50,000 का पेमेंट किया और 4 लाख रुपए हमारा अभी भी उधार है, जो बैंक के थ्रू हमने उसको पेमेंट कर दिया था। लोन का पैसा उधार है, ठीक है ना। और अगर हम लोन से नहीं लेते तो फिर इसका नाम यहाँ आता कि उसके यहाँ ही उधार है। तो ये हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कहता है अप्रैल 25 विकास एंड वैभव कैरिड आउट कंसल्टिंग असाइनमेंट फॉर ए फार्मास्यूटिकल एंड रेज ऑफ बिल ऑफ 10 लाख रुपए। इन दोनों ने क्या किया? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके लिए कंसल्टेंसी दी है, ठीक है। उसके बदले उन्होंने 10 लाख रुपए का उसका बिल बनाया है, जिसमें से A1 फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तुरंत 2.5 लाख रुपए का सेटल कर दिया बाय वे ऑफ चेक। और जो बैलेंस था उन्होंने कहा कि 30 दिन के बाद हम देंगे। चेक जो रिसीव हुआ था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। एंट्री क्या बनेगी? तो देखो, जो पैसा हमें चेक के थ्रू मिल गया उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2,50,000 रुपीज। जो पैसा अभी तक नहीं मिला वो हमारे लिए क्या? डेटर है। ये कौन देगा डेटर? A1 फार्मास्यूटिकल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अकाउंट कितना? 7,50,000। टू सेल नहीं, हमने उसको कोई सेल नहीं किया, हमने उसको कंसल्टेंसी दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंसल्ट 10 लाख रुपए, ठीक है। क्या एंट्री बनी? 10 लाख रुपए की हमने उसको कंसल्टेंसी दी थी, इतना पैसा उसने पेमेंट कर दिया, इतना अभी भी उसके यहाँ हमारा पैसा रह रहा है, यानी हमारा वो क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा फार्मास्यूटिकल 7,50,000 रुपए का। एंट्री नरेशन क्या लिखोगे? तो नरेशन लिखोगे बीइंग कंसल्टेंसी गिवन टू ए फार्मास्यूटिकल रुपीज 10 लाख, रुपीज 2,50,000 रिसीव बाई चेक एंड बैलेंस रिमेनिंग ड्यू, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या एंट्री करेंगे? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ 1 रिसेप्शनिस्ट 5,000 पर मंथ एंड 1 ऑफिसर 10,000 पर मंथ। सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेबल। यानी एक रिसेप्शनिस्ट थी, 5,000 रुपये उसका सैलरी ड्यू है, और एक ऑफिसर है, उसका 10,000 रुपये सैलरी अभी भी ड्यू है। पेबल टू देम, अभी दिया नहीं है, पेबल टू देम मतलब देना बाकी है। तो देखो, किसी को भी सैलरी देना, सैलरी रिसेप्शनिस्ट से ऑफिसर से हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल सैलरी में ही जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रैल 30। एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम? टू, अगर आप सैलरी पेमेंट कर देते तो फिर यहाँ पे आता टू कैश, या चेक के थ्रू देता टू बैंक, लेकिन हमने सैलरी दिया नहीं, पेबल टू देम अभी बाकी है, तो क्या आएगा? फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर तुम चाहो तो सैलरी पेबल। आउटस्टैंडिंग को सैलरी पेबल ही बोलते हैं, सैलरी पेबल अकाउंट, जो आपकी मर्जी, दोनों में लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। ये आया 15,000 रुपीज। बीइंग सैलरी पेबल टू दी, बीइंग सैलरी पेबल, या बीइंग सैलरी ड्यू, या बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो मर्जी लिख लो। तो ये हमने क्या किया? सबकी फटाफट हमने क्या किया? जनरल एंट्री बना लिया। अब बात करें कि इन सब का सर लेजर कैसे बनेगा? इन सब का लेजर कैसे बनेगा? तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फर्स्ट एंट्री देखनी पड़ेगी कि सर पहली एंट्री हमारी क्या है। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, विकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और वैभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना। तो पहला हम किसका लेजर बना लेते हैं? कैश का, फिर विकास और फिर वैभव का बना लेते हैं। तो इसका हम जो पहला हमारा लेजर है, ये किसको अलॉट कर देते हैं? कैश को। तो भाई जिसको तुम नाम लिख दो वही अकाउंट बन जाएगा, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट। ये होगा हमारा डेबिट और ये हमारा हो गया क्रेडिट। हमने एंट्री क्या बनाया था? तो हमने बनाया था कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 750, ठीक है। विकास में था 5 लाख रुपए और वैभव में था 2.5 लाख रुपीज, यही था ना। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? 2015 अप्रैल, क्या था? 1 था क्या? जो भी है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से? टू विकास कैपिटल अकाउंट,
कितना, तो सर यहाँ पे आएगा 5 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट 2 लोगों की वजह से हो रहा है, तो दूसरे का भी नाम आएगा कितना, 2,50,000 रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों का अकाउंट बनाओगे तो इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा, किसकी वजह से, तो सर इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा कैश की वजह से। तो इसका हम नाम देते हैं क्या, विकास कैपिटल अकाउंट, विकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस साइड लिख देते हैं डेबिट और इस साइड लिख देते हैं क्रेडिट। इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे अभी हमने एंट्री की थी, तो सर अभी जो हमने एंट्री की थी यहाँ पे देखो, ये अकाउंट और ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे बाई विकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, किसकी वजह से, बाई कैश अकाउंट। कितना, सर 5 लाख रुपीज। डेट क्या था, डेट एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, क्या था, आई थिंक अप्रैल 1 ही था। अच्छा, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट का, तो इसका हम क्या करें, तो इसको हम वैभवी का नाम बना देते हैं, क्या दिक्कत है, वैभवी कैपिटल अकाउंट। और वैभवी कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा था, क्रेडिट ही हो रहा था, किसकी वजह से, बाई कैश की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। कितना, 2,50,000 और डेट हमारा 2015 अप्रैल 1। ठीक है, तो ये हमने फाइनली एंट्री सारी कर ली। ठीक है, देखो हमने तीनों एंट्री 3 अकाउंट में कर ली, तो फर्स्ट एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बहुत सिंपल लेजर है, हमने बना लिया लेजर, एंट्री आनी चाहिए। अगर आपने आपने 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लिए जिसका आपने जनरल एंट्री बनाया फिर लेजर बनाया, तो आप ऐसे इतना आप खुद ही स्ट्रांग हो जाओगे कि डायरेक्ट आप लेजर बना सकते हो, जनरल एंट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपने दिमाग में आप एंट्री सोचो कि अच्छा इस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, इस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना, लिख दो, जरूरत थोड़ी जनरल एंट्री बनाने की। वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में बनाया जाता है, कहने का मतलब अगर डायरेक्ट आप बनना चाहते हो लेजर तो बना सकते हो तुरंत, आप लोग कॉपी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। फर्स्ट एंट्री तो मैंने कर दी, सेकेंड एंट्री में क्या है, तो सेकेंड एंट्री में सर हुआ क्या है, फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ है। यानी फर्नीचर अकाउंट में किस साइड एंट्री करूंगा, डेबिट साइड, और कैश अकाउंट में किस साइड एंट्री करूंगा, क्रेडिट साइड। तो इसको मैं फर्नीचर अकाउंट के नाम से अलॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। तो एंट्री क्या थी, एंट्री थी सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही था ना। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू कैश की वजह से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे था डेट क्या था, 2015 अप्रैल का कोई डेट था जो मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो लिख के छोड़ता हूँ, डेट आप देख लेना। कितना डेबिट होता फर्नीचर अकाउंट, 25,000 से। सर कैश अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्या कैश अकाउंट दूसरा बनाएंगे, नहीं, बना रखा है ना, अकाउंट तो एक ही रहती है। ये देखो कैश अकाउंट हमने बनाया तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, डेट क्या था, आई थिंक 10 था शायद, हाँ 10 था। ठीक है, तो ये देखो हमारा यहाँ पे जो है कैश अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, 2015 अप्रैल 10 क्या था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाई फर्नीचर, है ना। कैश क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर ऊपर है, अगर फर्नीचर नहीं होता कैश क्रेडिट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट। एक बार अगर आपने वो किसका लेजर बना लिया तो बार बार थोड़ी बनेगा, उसी में सारी एंट्री की जाएगी, जिसका नहीं बना उसका बनाना पड़ेगा। ये है 25,000, आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद में अगर बात करूं अपनी नेक्स्ट एंट्री की, तो अप्रैल 11 का है पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो अगर कैश अकाउंट में मैं किस साइड एंट्री करूंगा, क्रेडिट साइड, किसके नाम से, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट से। और पीपी नेशनल अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो पीपी नेशनल अकाउंट को करूंगा डेबिट किसके नाम से, कैश के अकाउंट से। मतलब इस अकाउंट में इसका नाम और इस अकाउंट में इसका नाम। तो फिलहाल मैं कैश अकाउंट डायरेक्ट एंट्री कर देता हूँ, ये रहा मेरा कैश अकाउंट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रैल 11 और नाम किसका दूंगा, बाई पीपी नेशनल बैंक अकाउंट, बाई पीपी नेशनल बैंक अकाउंट। कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और पीपी नेशनल बैंक अकाउंट में कर दूंगा मैं डेबिट। अब पीपी नेशनल बैंक अकाउंट हमने अब तक बनाया नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम कर देंगे डेबिट और यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट। डेट क्या था, तो डेट था 2015 अप्रैल 11, क्या आएगा
टू कैश, अभी समझाया था ना, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से, कैश की वजह से। अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख रुपीस अमाउंट आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, तो सर इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री देखनी है अप्रैल 15 का, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी रेंट अकाउंट में डेबिट साइड और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हमारे पास बैंक अकाउंट कौन सा है, पीपी नेशनल, एक ही बैंक अकाउंट है, तो जो भी जहां बैंक लिखा मतलब उसी की बात हो रही। ठीक है, तो पीपी नेशनल बैंक अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट, और रेंट अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट। तो पीपी नेशनल बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे कर देते हैं क्रेडिट साइड, अप्रैल 15 था शायद, क्या लिखेंगे, बाई रेंट। एंट्री क्या हुई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, बाई रेंट की वजह से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई रेंट अकाउंट, कितना 15,000 था या 25 था, चलो देख ही लेते हैं यार, ये तो गलत हो गया था फिर दिक्कत आ जाएगी। 15,000 रुपीज था। ठीक है, और ऐसी एज इट इज हम क्या करेंगे, ये आपने तो पीपी नेशनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री तो कर दी, अब रेंट अकाउंट में किस एंट्री करोगे, तो इसको हम अलॉट कर देते हैं रेंट अकाउंट के नाम से, यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं और यहाँ पे क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट में किस साइड करेंगे एंट्री हम, डेबिट साइड, किसकी वजह से, देखो बैंक में रेंट का नाम गया तो रेंट में किसका नाम जाएगा, बैंक का नाम, तो भाई बैंक अकाउंट या पीपी नेशनल बैंक अकाउंट जो लिखना लिख सकते हो, 15,000 रुपए। यहाँ पे आएगा 2015 अप्रैल 15। ठीक है, तो ये हमने रेंट की भी एंट्री पास कर दी। इसके बाद हम अगली एंट्री की बात करें तो रेंट के बाद हमारी कौन सी एंट्री है, ये देखो रेंट के बाद जो हमारी एंट्री है वो 20 तारीख की है, मोटर कार वाला। मोटर कार, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमने क्या एंट्री बनाई है, तो मोटर कार अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने 4,50,000 से। अब मोटर कार जो डेबिट हो रहा है उसका दो रीजन है, बैंक भी रीजन है और एच बैंक लोन अकाउंट भी रीजन है। तो जो मोटर कार अकाउंट बनाएंगे उसमें इन दोनों का नाम आएगा, और जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मोटर कार की वजह से, एच बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मोटर कार की वजह से। ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं सिंगल इसका रीजन की वजह से, और लेकिन मोटर कार डेबिट हो रहा है इन दोनों की वजह से। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, ये दोनों नाम आएंगे, और जब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो सिर्फ मोटर कार का नाम आएगा, एच बैंक क्रेडिट होगा तो भी सिर्फ मोटर कार का ही नाम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हम सीधा एच बैंक अकाउंट है और मोटर कार अकाउंट है, ये दो नाम है। तो हम चलते हैं और इसको एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मोटर कार के नाम से अलॉट कर देते हैं, मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डेबिट, और इस साइड लिख देते हैं हम क्रेडिट। 2015 अप्रैल 20 शायद यही था, क्या एंट्री बनी थी, मोटर कार अकाउंट डेबिट हुआ था किसकी वजह से, बाई बैंक और बाई बैंक लोन की वजह से। तो मोटर कार अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट किसकी वजह से, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट था सर, 50,000 रुपीज। और दूसरा रीजन था क्या, टू एच बैंक लोन अकाउंट, टू एच बैंक लोन अकाउंट, कितना लाख, 4 लाख रुपीज। तो टोटल जो मेरा मोटर कार अकाउंट डेबिट हुआ कितना हुआ, 450, वहां भी 450 डेबिट हुआ था। रीजन क्या, इन दोनों। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एच बैंक अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 4 लाख से, और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट कर दूंगा 50,000 से। ये एच बैंक लोन अकाउंट है और ये सिर्फ बैंक अकाउंट है, दोनों अलग अलग है ना। तो इस वाले को हम क्या करते हैं, बैंक एच बैंक लोन अकाउंट के लिए अलॉट कर देते हैं। तो चलो इसको हम किसको अलॉट कर देते हैं, एच बैंक लोन अकाउंट, एच बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो एच बैंक लोन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। ध्यान से देखो, अगर आपने एंट्री नहीं लिखी तो प्लीज एक बार पेपर पर लिख लो, ताकि बार बार मैं आपको स्लाइड ऊपर नीचे करने में दिक्कत ना हो मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2015 अप्रैल आई थिंक 20 था, डेट आप लोग देख लेना, 2015 अप्रैल 20। तो मैं एंट्री तो इस साइड करूंगा क्योंकि एच बैंक लोन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से, तो बाई मोटर कार की वजह से, बाई मोटर कार अकाउंट, कितना 4 लाख रुपीस। तो दो चीज क्रेडिट हो रही थी, एक एच बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होता, देखो एच बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट कर दिया मैंने, और एक बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा था। तो बैंक अकाउंट मैंने देखो दो चीज यहाँ पे डेबिट, तो वहां पे दो चीज क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी मैंने यहाँ देखो बना रखा है, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट। लेकिन सर वहां पे तो सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा है, यहाँ पे पीपी नेशनल बैंक अकाउंट लिखा। तो सर हमारे पास एक ही बैंक है क्वेश्चन में, अगर दो बैंक होता तो मैं लिखता है एसबीआई बैंक अकाउंट, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। मेरे पास एक ही बैंक है तो मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा, तो भी समझ जाओ कि पीपी नेशनल बैंक अकाउंट की ही बात हो रही है, क्योंकि कंपनी के पास एक ही बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा,
अप्रैल 20 को बाई मोटर कार अकाउंट क्रेडिट। मोटर कार अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कितने से, 50,000 रुपीज से। ठीक है, तो ये हमने एंट्री क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है देखते हैं। तो हमने तो मोटर कार वाली एंट्री कर ली। अब देखो ये वाला है क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फी। तो क्या होगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 2,50,000 से। लेकिन नाम क्या आएगा, A1 फार्मास्यूटिकल नहीं, ए बैंक और A1 ये दोनों डेबिट हो रहा है सिंगल रीजन की वजह से, जो कि है कंसल्टेंसी फी। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2.5 लाख रुपए से, बट नाम किसका आएगा, कंसल्टेंसी फी का। A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 7.5 लाख रुपए से, नाम किसका आएगा, कंसल्टेंसी फी का। ठीक है, तो कंसल्टेंसी की वजह से ही ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। तो ये दोनों डेबिट तो होंगे, अमाउंट भी वही आएगा जो उनके सामने, लेकिन नाम कंसल्टेंसी का आएगा। ऐसे कंसल्टेंसी अकाउंट क्रेडिट होगा किसकी वजह से, बाई बैंक और बाई A1 की वजह से। क्लियर है ना। तो मैं पहले बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख देता हूं, उसके बाद A1 फार्मास्यूटिकल में डेबिट साइड, फिर कंसल्टेंसी में क्रेडिट साइड। तो ये मेरा ये कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट किधर है मेरा, फर्नीचर है, ये रहा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड लिख देता हूं। क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे आप लिख दो अप्रैल 25 बैंक अकाउंट डेबिट, A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से, टू कंसल्टेंसी फी। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ था, नाम तो कंसल्टेंसी फी का आएगा, लेकिन अमाउंट तो बैंक अकाउंट के सामने ही आएगा ना, जितना बैंक डेबिट हुआ है। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा, A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट होगा। A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट किधर है, ये रहा, इसका हम नाम दे देते हैं A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये होगा क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। तो A1 फार्मास्यूटिकल भी हो रहा था डेबिट, जिसका रीजन क्या था, टू कंसल्टेंसी, कितने, 7,50,000। तो ये दोनों अकाउंट हो गए डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, तो सर क्रेडिट होगा कंसल्टेंसी फी अकाउंट। तो इसको हम, इस अकाउंट को कंसल्टेंसी फी अकाउंट के लिए रख देते हैं, कंसल्टेंसी फी अकाउंट। ठीक है, अब कंसल्टेंसी फी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से, दो रीजन था सर। एक तो रीजन था बाई बैंक 2,50,000, और दूसरा रीजन था बाई फार्मास्यूटिकल कंपनी, A1 फार्मास्यूटिकल कंपनी, कितना था, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, 2015 अप्रैल 25। तो ये भी हमारा कंसल्टेंसी फी अकाउंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा लेजर रह रहा है अभी। तो A1 वाला हो गया। एक लास्ट हमारा रह रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, तो 2 लेजर हमें और बनाना है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इस वाले को हम सैलरी अकाउंट में लिख देते हैं। एंट्री क्या बनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, टू सैलरी पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, है ना। सैलरी पेबल अकाउंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू सैलरी पेबल अकाउंट। अमाउंट कितना था, 15, और यहाँ क्या था, 2015 अप्रैल 25। ठीक है, अब सैलरी पेबल अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा था, तो इस नेक्स्ट अकाउंट को हम सैलरी पेबल अकाउंट के लिए अलॉट कर देते हैं। सैलरी पेबल अकाउंट या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट सेम है। ठीक है, ये हो गया सैलरी पेबल अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2015 अप्रैल 25 बाई सैलरी अकाउंट। सैलरी पेबल अकाउंट, देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट। सैलरी पेबल अकाउंट क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से, बाई सैलरी की वजह से। तो वही तो कर रहा हूं मैं, सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से, बाई सैलरी अकाउंट की वजह से, कितना, 15,000। और मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट किया किसकी वजह से, बाई सैलरी पेबल के अकाउंट की वजह से। तो ये हमने सबका लेजर बना लिया। अब हमारे पास कोई ऐसा एंट्री नहीं बची जिसका हमें लेजर में पोस्टिंग हमने नहीं की हो। क्लियर है ना। देखो जिन जिन एंड, जैसे मान लो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बार बार रिपीट हो रहा था, तो उनका लेजर मैंने एक ही बनाया। ऐसा नहीं कि 4 बार कैश अकाउंट है तो 4 लेजर बनेगा, भाई एक ही लेजर बनेगा, उसमें 4 एंट्री हो जाएगी कैश की। और जो न्यू आ रहा था उनका मैं लेजर बनाते गया। तो ये हमने सबकी एंट्री बना ली। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसका कर देते हैं टोटल। टोटल करोगे तो पहले इधर ऐड करते हैं 5 लाख, ये 2,50,000 कितना है, 7,50,000 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी 7,50,000 ये आएगा।
तो दोनों साइड में जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इधर 750 लिख दिया, लेकिन अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 लाख ये और 25,000 ये, इधर कितना आया 1,25,000 ही आएगा टोटल इन दोनों को ऐड करने में। लेकिन मैंने लिखा कितना है, मैंने लिखा 750 लिखा है, तो मतलब इधर कुछ कम है। कम है ना, कितना कम है, तो अगर मैं 750 में से 125 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, तो सर आएगा इसका 625, 6,25,000 रुपये निकल के आएगा। तो जो कम है यहाँ पे लिख देंगे 625 कम है, और जो चीजें कम होता है उसको हम बोलते हैं सीडी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी का मतलब होता है क्रेडिट डाउन, मतलब इस साइड इतना कम है यानी क्लोजिंग बैलेंस। अगर सर डेबिट साइड कम होता तो उसको भी हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। मतलब बैलेंस सीडी तो लिखना है, टू और बाई डिपेंड करता है कि किस साइड कम आया है। क्लियर है ना। चलो, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, यानी जो कैश का आंसर आया क्लोजिंग बैलेंस वो 6,25,000 रुपये आया। इसको एक तरह से और समझ सकते हो, देखो इस साइड टोटल कितना आ रहा है, तो सर इस साइड आ रहा है टोटल 7,50,000 रुपये। डेबिट साइड का मतलब क्या है, डेबिट साइड का मतलब कैश आया है, रिसीव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है, तो सर क्रेडिट साइड टोटल 125 आ रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कैश कहीं गया है, डिक्रीज हुआ है। तो अगर जितना पैसा आया है उसमें जितना गया माइनस करता हूँ तो 625 ही तो बचेगा। तो वही तो आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं विकास कैपिटल अकाउंट का। तो देखो विकास का जो कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड कितना अमाउंट है, तो सर क्रेडिट साइड तो 5 लाख है, और डेबिट साइड कितना, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो मतलब डेबिट साइड कम है। तो क्या लिखेंगे अब इसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और टू और बाई डिपेंड करता है किस साइड कम आ रहा है। ये मेरा आ गया 5 लाख रुपए। अच्छा एक चीज और है कि सर यहाँ पे डेट क्या आएगा, तो अगर हम लेजर मंथली बना रहे हैं तो मंथ का लास्ट डेट, और अगर लेजर हम एनुअली बना रहे हैं तो ईयर का लास्ट डेट। फिलहाल ये सिर्फ अप्रैल की एंट्री है, तो 2015 अप्रैल की सबसे लास्ट डेट यानी अप्रैल 30। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट क्लोज। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट का, वो भी सेम एज इट इज ऐसी है। कितना यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, 2,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 2,50,000 रुपीज। और अगर मैं बात करूं इस साइड तो क्या लिखेंगे हम 2015 अप्रैल का लास्ट डेट। तो क्या लिखोगे, डेबिट साइड का हमारा इसलिए टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड आता तो बाई बैलेंस सीडी, 2,50,000 रुपीज। बहुत ईजी है, आप ऐसी सब अकाउंट को क्लोज कर लेना। ठीक है, इसको भी मैं कर ही देता हूँ, चलो सारे मैं खुद ही कर देता हूँ। ये आएगा यहाँ पे 25,000 और ये भी आएगा यहाँ पे 25,000। यहाँ पे 2015 अप्रैल 30। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी कितना 25,000। फर्नीचर का इस साइड आया है। उसके बाद ये मेरा बैंक अकाउंट है, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कितना आया मेरा, तो 350 आएगा इधर ऐड करने पे। तो इधर ऐड करने में 350 तो आएगा नहीं, कुछ कम आएगा। तो 350 में से ये दोनों माइनस करो। तो अगर 350 में से कितना माइनस करता हूँ मैं 65,000, तो 350 माइनस 65,000 टोटल आया 285 माइनस करने के बाद। तो इधर 285 कम है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बाई बैलेंस सीडी। क्या डेट आएगा, तो सर डेट आएगा लास्ट अप्रैल 30। और इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, रेंट अकाउंट की, तो रेंट अकाउंट हमारा क्या है, रेंट अकाउंट इसको हम करेंगे यहाँ पे 15,000 और यहाँ भी हम करेंगे 15,000 रुपीज। अप्रैल 15 और यहाँ पे 30। क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस 15,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। उसके बाद हम करेंगे मोटर कार का। मोटर कार का कितना है इधर 450 और यहाँ भी कितना है 450। 2015 अप्रैल 30। क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड ही कम है तो बाई बैलेंस सीडी कितना 450। ठीक है, इसके बाद हम किसके बात करेंगे, एचएच बैंक लोन। यहाँ पे 4 लाख, तो इधर भी कितना 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अप्रैल 30। क्या लिखोगे
बाई बैलेंस सी डी, सॉरी टू बैलेंस सी डी, डेबिट साइड आ रहा है ना, टू बैलेंस सी डी, देख लेना कहीं टू बाई में दिक्कत ना हो और ऊपर वाले अकाउंट में। टू बैलेंस सी डी 4 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद हमारा है A1 फार्मास्यूटिकल। A1 फार्मास्यूटिकल कितना है यहाँ पे 750, तो यहाँ पे कितना आएगा 750, 2015 अप्रैल 30 बाई बैलेंस सी डी 750, ठीक है। देखो लेजर के लेक्चर सच में बहुत लंबे बनते हैं, तो आपको देखना तो पड़ेगा पूरा क्या करोगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर पढ़ना है तो बच्चे टाइम नहीं देखा करते कि 1 घंटे का लेक्चर है या 10 घंटे का लेक्चर है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने वाले के लिए 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताओ कि आधे घंटे में और 1 घंटे में कौन सी पढ़ाई होती है? पहली दूसरी में थोड़ी हो, टाइम लगेगा ही। आप खुद से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा करते करते। इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सी डी, कितने लाख रुपए 10 लाख रुपए, ठीक है ना। इसके बाद आई थिंक हमारा ये सेकेंड लास्ट है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट कितना है मेरा 15,000। साथ साथ नोट करते जाना, अगर नहीं नोट किया हो तो वीडियो पॉज करके ऊपर नीचे करके नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आएगा 2015 अप्रैल 30 बाई, क्रेडिट साइड है ना, बाई बैलेंस सी डी 15,000। उसके बाद मेरा क्या आएगा यहाँ पे 15,000 2015 अप्रैल 30 टू बैलेंस सी डी कितना 15,000, ठीक है। तो ये हमने एक एक करके सारे लेक्चर प्रिपेयर कर लिए। ये सैलरी पेबल अकाउंट है, ये सैलरी अकाउंट है। देखो अगर आपने नहीं लिखा तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ, पॉज कर लेना। देखो सैलरी पेबल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये हमारा कंसल्टेंसी फी अकाउंट है, A1 फार्मास्यूटिकल अकाउंट, HH बैंक लोन अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, रेंट अकाउंट, PB नेशनल बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, विकास कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारी हमने एंट्री पास कर ली, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और मैंने जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसमें जो भी आपको डाउट्स होगा पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर